नमस्कार, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने 50 सवाल तक 1 से लेकर 50 सवाल तक पिछले 2 वीडियो में हमने देखा था। आज हम लोग 51 से लेकर आगे के सवालों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला सवाल 51 नंबर का आपका है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखें। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो पहला आपका ये है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम की सहायता से हम लोग किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा प्राप्त करते हैं। इसमें बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाता है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा में हो तो अंगूठा उस धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। अब इसे याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखते हैं कि अंगूठा है तो फादर, तर्जनी मदर और मध्यमा चाइल्ड, फादर, मदर और चाइल्ड। फादर का पहला अक्षर एफ और एफ से होता है फोर्स मतलब बल। मदर का पहला अक्षर एम, तो एम से हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और सी से आपका करंट। चाइल्ड तो सी से आपका करंट विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, जैसे कि अगर सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में तर्जनी क्या बताता है। तो तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा बताता है धारा की दिशा और अंगूठा बताता है धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। इसी फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर आधारित आपका विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ज्ञात करें। तो जब दो चालक समांतर जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है, अगर वे एक दूसरे के समांतर रखे हुए हों, याद रखने की चीज़ है अगर उन दोनों में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। और यदि उन चालकों में धारा परस्पर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच जो बल है वह एम्पियर के नियम से भी प्राप्त होता है। यदि एकांक लंबाई के चालक की बात की जाए तो उसका सूत्र म्यू0 I1 × I2 अपॉन 2πr है, जहाँ म्यू0 निर्वात की चुंबकशीलता है। तो जब 2 धारावाही चालक परस्पर समांतर रखे जाते हैं तो उनके बीच बल लगता है। यदि धारा समान दिशा में है तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षणात्मक होगा, और विपरीत दिशा में है तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षणात्मक होगा। आपका अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, एम्पियर की परिभाषा दें। तो जब 2 धारावाही समांतर चालक एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके बीच लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल हो। यदि उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो उन चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर कहलाएगा। तो 1 एम्पियर हम तब कहेंगे जब 2 चालक तार समांतर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, उनमें समान धारा प्रवाहित हो और प्रवाहित होने पर प्रति एकांक लंबाई अर्थात प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो प्रत्येक चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाता है। नेक्स्ट, चल कुंडली धारामापी में फॉस्फर ब्रांच के तार का उपयोग किया जाता है क्यों? आपने पढ़ा होगा चल कुंडली धारामापी में
कुंडली को लटकाने के लिए जिस तार का उपयोग करते हैं उस तार का नाम है फॉस्फर ब्रांज। यह एक मिश्र धातु है। अब निम्नलिखित कारण से इसका उपयोग किया जाता है। पहला है कि तार की प्रति इकाई ऐंठन पर कम बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। दूसरा, यह तार पतला होने के कारण होने पर भी कुंडली के भार को आसानी से सहन कर सकता है और जल्दी टूटता नहीं है। यह कई बार मुड़ सकता है, मुड़ने के बाद भी जल्दी टूटता नहीं है। साथ ही साथ इसका संक्षारण जल्दी नहीं होता है, अर्थात हवा, नमी, ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत नहीं होता है, जिससे उपकरण लंबे समय तक कार्य करता है और मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, यह विद्युत का अच्छा चालक होता है, जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अगला सवाल है शंट क्या है। ये शंट बहुत ही उपयोगी सवाल है और इस सवाल को हम लोग ध्यान से समझेंगे। शंट से कई ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। शंट क्या है? तो शंट एक कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो कम प्रतिरोध वाला तार होता है, इसे गैल्वेनोमीटर के कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगाते हैं। साथ ही साथ यहाँ से और ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा कि शंट का उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग है गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने में। दूसरा है जब गैल्वेनोमीटर को हम आमीटर में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तब शंट का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ शंट के उपयोग करने से एमीटर अथवा गैल्वेनोमीटर की माप सीमा बढ़ जाती है। तो शंट के उपयोग गैल्वेनोमीटर की कुंडली को बचाने में, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने में, साथ ही साथ इसकी उपयोग के द्वारा गैल्वेनोमीटर की माप सीमा या एमीटर की माप सीमा बढ़ जाती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है, एक छात्र गलती से आमीटर को समांतर क्रम तथा वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, हम जानते हैं कि आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन छात्र ने गलती क्या की, उसने आमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूरी विपरीत प्रभाव हो जाएगी। कहता है कि यदि छात्र गलती से आमीटर को समांतर क्रम और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होने कारण वह परिपथ में धारा प्रवाहित होने ही नहीं देगा, लगभग धारा को लगभग रोक देगा, जिससे परिपथ काम नहीं करेगा। जबकि आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और कम प्रतिरोध के कारण धारा का मान अत्यधिक बढ़ सकता है। अत्यधिक बढ़ सकने के कारण या तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है अथवा ओवरलोडिंग, अति भारण, आपने पढ़ा होगा, अति भारण की घटना हो सकती है। धारा अधिक प्रवाहित होने से यंत्र क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों उपकरण या तो सही रीडिंग नहीं देंगे, सही मान नहीं बताएंगे, या फिर क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है, आमीटर एवं वोल्ट मीटर को आपस में कैसे बदलते हैं। तो आमीटर एवं वोल्ट मीटर दोनों ही गैल्वेनोमीटर का रूपांतरित यंत्र है। अगर हम गैल्वेनोमीटर से आमीटर को प्राप्त करना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ साथ एक उच्च प्रतिरोध, यदि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा और उच्च प्रतिरोध होने के कारण वह वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करेगा, साथ ही साथ वह वोल्टेज की माप करेगा। अब यदि इसके विपरीत, यदि हम वोल्ट मीटर को आमीटर में बदलना चाहते हैं तो चूंकि वोल्ट मीटर को आमीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं कि आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। इसे प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर शंट का उपयोग करेंगे। जब शंट का उपयोग करेंगे, वह शंट गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। शंट का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तब वह गैल्वेनोमीटर
आमीटर की तरह कार्य करेगा और धारा की माप को बताएगा। अगले सवाल और भी बातें हैं। आमीटर और वोल्ट मीटर को आपस में बदलने का मतलब है उनके सही उपयोग और संयोजन को समझना कि आमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आपका अगला सवाल है बायो सावर्ट का नियम क्या है। ये तो बायो सावर्ट आपके चुंबकत्व में कूलॉम के नियम के समतुल्य चलता है और यह किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने में सहयोग करता है। इसके लिए बायो सावर्ट के नियम के लिए हम पूरे चालक को न लेकर चालक के एक छोटे से अल्पांश की बात करते हैं, एक छोटे से टुकड़े की बात करते हैं। बायो सावर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के छोटे से हिस्से के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उस छोटे से जो अल्पांश लिया गया है उसकी लंबाई के भी समानुपाती होता है। साथ ही साथ उस अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वह जितना कोण बना रहा है उस कोण थीटा की ज्या अर्थात साइन थीटा के समानुपाती होता है। साथ ही साथ उस बिंदु की अल्पांश से जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम इन सभी को मिलाते हैं तो मिलाने पर हमें बायो सावर्ट का नियम का फॉर्मूला प्राप्त होता है और यह फार्मूला आपका है dB बराबर μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ dB अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। अगर पूरे चालक के लिए निकालना होता है तो इसी dB का हम समाकलन करते हैं। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, I चालक में प्रवाहित धारा, dl अल्पांश की लंबाई और थीटा अल्पांश तथा उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोण और r अल्पांश से बिंदु की दूरी है। अगले सवाल चल कुंडल धारामापी क्या है, इसके सिद्धांत को लिखें। तो चल कुंडल धारामापी जैसा नाम से यह स्पष्ट है एक धारामापी है जो धारा की मान को बताएगा। चल कुंडल एक चल चुंबक धारामापी होता है, चल चुंबक, और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं वह आपका है चल कुंडल। चल चुंबक में चुंबक चलता है मतलब मूविंग करता है और चल कुंडल में आपका जो कुंडली है वह मूव करता है, वह घूमता है, रोटेट करता है। कहता है यह एक संवेदनशील उपकरण है जो बहुत छोटी विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं उन्हें मापने के लिए उपयोग किया जाता है। वह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, लगता है, जिसके कारण कुंडली में विक्षेपण होता है और यह जो विक्षेपण है वह समानुपाती होता है उस कुंडली में प्रवाहित धारा के। संतुलन की स्थिति में यह विक्षेपण कुंडली के ऐंठन के बराबर होता है, जिसकी सहायता से हम धारा का मापन कर पाते हैं। मतलब कितना विक्षेप हुआ, कितना कुंडली में ऐंठन हुआ, उसके आधार पर हम धारा का मापन कर पाते हैं। आपका अगला सवाल है एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है। बायो सावर्ट के नियम के बाद यह एम्पीयर का परिपथीय नियम कहीं ना कहीं हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने का एक तरीका बताता है। इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घिरी हुई कुल विद्युत धारा का μ0 गुना के बराबर होता है। तो यहाँ समाकलन B.dl लेते हैं। यह B.dl कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर μ0 इंटू कुल धारा।
इन्हें परिभाषित करें। परिभाषा को ध्यान से देखा जाए। पहला परिभाषा आपका है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव, जब दो ध्रुव, नाम से स्पष्ट है, चुंबक के दो ध्रुव N और S एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर हों, अत्यल्प दूरी पर हों तो यह व्यवस्था जो है वह चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है, जिसमें दोनों ध्रुवों की प्रबलता समान होगी। यह समान शक्ति और विपरीत प्रकृति के दो चुंबकीय ध्रुवों उत्तर और दक्षिण की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती है। आपका अगला है ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता किसी चुंबक के चुंबकत्व या चुंबकीय शक्ति को दिखाता है कि भाई चुंबकीय शक्ति के अनुसार उस चुंबकीय ध्रुव में किसी पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता कितनी है। तो किसी चुंबकीय ध्रुव के द्वारा चुंबकीय पदार्थ अथवा चुंबकीय ध्रुव को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता की माप को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। चुंबक के दो ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और ध्रुवों के पास यह जो शक्ति है, प्रबलता है, वह अधिकतम होती है। आपका अगला है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, चुंबक के दो ध्रुव N और S, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है वह रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ज्यामितीय लंबाई, चुंबक की बात करते हैं, ज्यामितीय लंबाई और एक प्रभावी लंबाई। जब हम किसी चुंबक की बात करते हैं, कोई चुंबक आपका है, अगर दंड चुंबक लिया जाए N और S, तो इसके सिरों के बीच की जो लंबाई होगी वह लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई कहलाती है। मतलब चुंबक की कुल भौतिक लंबाई जो है वह ज्यामितीय लंबाई कहलाती है, जिसे हम जी से ज्योमेट्रिकल लेंथ LG सूचित कर सकते हैं। और अगला है प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई, चूँकि हम जानते हैं कि चुंबक के जो सिरे होते हैं, ध्रुव होते हैं, चुंबक के ध्रुव उसके सिरों से थोड़े अंदर होते हैं, तो अंदर होने के कारण इनके बीच की जो दूरी होती है वह प्रभावी लंबाई कहलाती है। इसे हम LM से सूचित कर सकते हैं। तो चित्र से जैसा आप देख रहे हैं स्पष्ट है कि जो प्रभावी लंबाई है, जो आपकी प्रभावी लंबाई है, वह ज्यामितीय लंबाई से थोड़ी छोटी है, कम है। चित्र से जैसा स्पष्ट है कि जो प्रभावी लंबाई है वह उसकी ज्यामितीय लंबाई से कम है। यह आपकी हो गई ज्यामितीय लंबाई और यह आपका है प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि प्रभावी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात कितना होगा, तो वह 5:6, 5/6 के बराबर होगा। अगला है चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अगला है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण वह न्यून कोण है जो किसी भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनता है। मतलब भौगोलिक याम्योत्तर पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना जो कोण है वह दिक्पात कोण कहलाता है। नमन कोण जब चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह एक निश्चित दिशा में निश्चित रूप में ठहरती है। यह क्षैतिज के साथ जितना कोण पर झुका होता है वही कोण नमन कोण या उसी को नति कोण कहते हैं। नमन कोण या नति कोण कहते हैं। याद रखने वाली बात है कि ध्रुवों पर यह नमन कोण 90 डिग्री होता है
क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर ऊर्ध्वाधर होता है, ध्रुवों पर वह ऊर्ध्वाधर होता है, इसलिए नमन कोण 90 डिग्री होता है। जबकि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और सुई का अक्ष दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाती है। समांतर होने के कारण यहाँ पर मान 0 डिग्री होता है। एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुव की परिभाषा दें। तो यह एकांक प्रबलता का जो चुंबकीय ध्रुव है, यह कूलॉम के नियम से आप प्राप्त कर सकते हैं। कूलॉम का नियम जब चुंबकत्व में लगाते हैं तो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 m1 इंटू m2 अपॉन r²। अब यहाँ यदि दूरी का मान एक लिया जाए, मतलब 1 मीटर लिया जाए, m पहले ध्रुव की प्रबलता जो है m1, उसका मान यदि 1 लिया जाए, m2 का मान भी 1 लिया जाए, तो स्पष्ट है कि f का मान म्यू नॉट बटे 4 के इक्वल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं यदि दो चुंबकीय ध्रुव समान परिमाण के हों और उनके बीच लगने वाला बल म्यू नॉट बटे 4 के बराबर हो तो उस ध्रुव की प्रबलता एकांक कही जाएगी। आपका अगला सवाल है, चुंबकीय आघूर्ण से क्या समझते हैं? चुंबकीय आघूर्ण किसी चुंबक या चुंबकीय वस्तु की चुंबकीय शक्ति और दिशा की माप बताता है। वह बताता है कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल या बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। यह चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। जिस प्रकार से हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, उसी प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण होता है और इसकी दिशा बंधु याद रखना है कि इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। धारावाही लूप के लिए यह m बराबर I इंटू ए और क्षण चुंबक के लिए m बराबर ध्रुव प्रबलता गुने प्रभावी लंबाई के बराबर होता है। आपका अगला सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। तो यह व्यंजक तो हम बोर्ड पर प्राप्त कर सकते हैं, जो व्हाइट बोर्ड रहेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसके कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव को रखा जाता है और उस चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया गया। तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोण पर एक चुंबकीय द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है और उस बल आघूर्ण और जितना कोण घुमाते हैं उसके कोणीय विस्थापन के गुणनफल से हम कार्य को प्राप्त करते हैं और वहाँ से हमें निकल के आता है कि घुमाने में किया गया कार्य W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। मतलब जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाता है तो घुमाने में किया गया कार्य, यह सूत्र याद रखने के लिए है, W बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2, जहाँ m चुंबकीय आघूर्ण, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और कोण θ1 से θ2 तक घुमाया गया है। यही जो किया गया कार्य है वह उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आपका अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक जैसे हम लोग पिछला देखे थे घुमाने में किया गया कार्य, उसी प्रकार से यहाँ पर भी व्यंजक प्राप्त होता है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि शून्य ऊर्जा स्थिति से किसी विशेष स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य।
तो शून्य ऊर्जा स्थिति आपकी प्राप्त होती है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री से किसी विशेष स्थिति थीटा तक यदि घुमाते हैं तो वहाँ जो किया गया कार्य है वह उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका सूत्र माइनस एम बी कॉस थीटा या माइनस एम डॉट बी होता है। इसके अलग अलग मान अलग अलग कोण पर, न्यूनतम मान माइनस एम बी, अधिकतम मान प्लस एम बी और 90 डिग्री होने पर यह मान 0 होता है। यहाँ स्मॉल एम न होकर कैपिटल एम का इस्तेमाल करेंगे, चूँकि कैपिटल एम आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बताता है। ध्यान से हम लोग इसको देखते चलेंगे और फिर आगे आपका सवाल है चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, यह एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो जिस प्रकार से हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखा पढ़ा था उसी प्रकार से कुछ बातें यहाँ पर है, थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसकी प्रबलता अथवा मान को दर्शाती है, बताती है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। मतलब N और S है तो N से निकलकर S तक पहुंचती है चुंबक के बाहर और अंदर में वापस N पर आ जाती है। इस प्रकार से यह एक बंद वक्र का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। ये ध्रुवों के पास ये रेखाएं सघन होती है, अर्थात वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, जबकि ध्रुव से दूर बढ़ने पर या उन स्थानों पर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है वहाँ पर वे दूर दूर होती हैं, अर्थात विरल होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्योंकि नियमानुसार किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही और एक दिशा होना संभव है। केवल एक दिशा होना संभव है। यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या काटती हैं तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं हो जाती है। एक ही बिंदु पर एक ही समय दो दिशाओं का होना भौतिकी के नियमानुसार असंभव है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। चूँकि अगर ये रेखाएं काटती होती तो कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखा खींचे जाते और वे एक से अधिक दिशा को बताती, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय विभव से क्या समझते हैं? जिस प्रकार से विद्युत विभव पढ़े थे उसी प्रकार से चुंबकीय विभव है कि अनंत से एकांक चुंबकीय ध्रुव या एकांक प्रबलता के चुंबकीय ध्रुव जो आपका काल्पनिक उत्तरी ध्रुव है, या हम कह सकते हैं आपका वो परीक्षण ध्रुव है, को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य चुंबकीय विभव कहलाता है। फिर से, अनंत से एकांक प्रबलता के परीक्षण ध्रुव उत्तरी ध्रुव को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का चुंबकीय विभव कहलाता है। चूँकि यह कार्य से संबंधित है तो यह एक अदिश राशि है और इसका जो चुंबकीय विभव अगर लेते हैं, चुंबकीय विभव बराबर लाने में किया गया कार्य बटे उस विभव की उस ध्रुव की प्रबलता के अनुपात के बराबर होगा। आपका अगला सवाल है चुंबकशीलता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित करें। चुंबकशीलता, तो चुंबकशीलता वह गुण है जो बताता है कि कोई पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने अंदर से गुजरने या स्थापित होने में कितनी सहायता करता है। इसे म्यू सूचित करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गुजरने में मदद करते हैं या गुजरने देते हैं। उसकी चुंबकशीलता उच्च होती है, जबकि प्रति चुंबकीय पदार्थ जैसे तांबा की चुंबकशीलता बहुत ही कम होती है। अब चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो किसी पदार्थ में उत्पन्न
चुंबकन की तीव्रता और उसे उत्पन्न करने वाले बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। इसे काई से सूचित करते हैं। यह एक विमाहीन अदिश राशि है। यह बताता है कि कोई पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कितनी प्रबलता से चुंबकित होगा। आपका अगला सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों को समझाएं एवं गुणों को लिखें। तो आप इस टेबल के आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय इन तीनों पदार्थ के गुणों में अंतर को समझ सकते हैं। यह इस प्रकार से है कि चुंबक के साथ व्यवहार, यदि हम चुंबक के साथ व्यवहार की बात करते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में थोड़े से प्रतिकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय थोड़े आकर्षित होते हैं और लौह चुंबकीय अत्यधिक आकर्षित होते हैं। यह आपका दीर्घोत्तरीय सवाल में भी पूछा गया सवाल है, जो एग्जाम में आपका पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अगला है चुंबक की संवेदनशीलता। तो यहाँ चुंबकीय प्रवृत्ति इसकी ऋणात्मक होती है, इसकी धनात्मक होती है, इसकी बहुत अधिक होती है। चुंबकीय पारगम्यता म्यू का मान 1 से कम रहेगा, 1 से थोड़ी ज़्यादा होगी और 1 से बहुत ज़्यादा होगी। यह तो आपका ऑब्जेक्टिव में भी पहले पूछा गया है। बाहरी क्षेत्र हटाने पर इसका चुंबकत्व नहीं रहता है, चूँकि यह प्रतिकर्षित होता है और चुंबकत्व के मान को थोड़ा घटा भी देता है। इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, जबकि इसका चुंबकत्व हल्के मात्रा में, अल्प मात्रा में बना रहता है। ताप का प्रभाव, ताप को इससे चुंबकत्व से कोई लेना देना नहीं है, इससे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ में ताप बढ़ने पर इसकी चुंबकत्व का जो गुण है वो घटता है और लौह चुंबकीय पदार्थ में एक निश्चित ताप, वह ताप क्यूरी ताप है, उस पदार्थ पर वह लौह चुंबकीय पदार्थ अपना गुण खो देता है और लगभग अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण की तरह व्यवहार करने लगता है। मतलब लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है क्यूरी ताप पर। उदाहरण भी याद रख सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय का उदाहरण बिस्मथ और तांबा, अनुचुंबकीय का एल्यूमिनियम और लौह चुंबकीय का लोहा तथा कोबाल्ट होता है। आपका अगला सवाल है नरम लोहा एवं इस्पात के चुंबकीय गुणों की तुलना करें। तो हम जानते हैं कि नरम लोहा का उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने में, जबकि इस्पात का उपयोग करते हैं स्थायी चुंबक बनाने में। निम्नलिखित गुण हैं जिसके कारण इसका उपयोग किया जाता है। पहला है आपका चुंबक बनने की क्षमता। तो नरम लोहा जल्द ही चुंबकित होता है, मतलब शीघ्र चुंबक बन जाता है, जबकि इस्पात धीरे धीरे चुंबक बनता है। इसकी धारणशीलता, नरम लोहा की धारणशीलता उच्च है इस्पात के बनिस्पत। यह जल्द ही चुंबक बन जाता है। चुंबकन की तीव्रता अधिक होगी, इस्पात में थोड़ी सी कम होगी। चुंबकीय पारगम्यता नरम लोहा का बहुत अधिक होता है, इस्पात की थोड़ी कम होती है। अवशिष्ट चुंबकत्व इसका बहुत कम होता है नरम लोहा का, जबकि इस्पात का अधिक होता है। बाह्य क्षेत्र हटाने पर नरम लोहा शीघ्र विचुंबकित हो जाता है, चुंबकन समाप्त हो जाता है। लेकिन इस्पात, चूँकि इससे हम अस्थायी चुंबक बनाते हैं, इस कारण से इसका चुंबकत्व लंबे समय तक बना रह सकता है। हिस्टेरेसिस लॉस इसका बहुत कम होता है नरम लोहा का, जबकि इस्पात में बहुत अधिक होता है। साथ ही साथ अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा का उपयोग नहीं करते हैं, इस्पात का उपयोग करते हैं, जबकि विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का उपयोग करते हैं, इस्पात का नहीं करते हैं। उपयोग में देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक या ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाना हो तो वहाँ नरम लोहा का उपयोग करेंगे। जबकि यदि अस्थायी चुंबक, कंपास भी अस्थायी चुंबक है, ये बनाना है तो हम इस्पात का उपयोग करेंगे। याद रखने के लिए नरम लोहा जल्दी बने जल्दी छूटे, इस्पात देर से बने देर तक रहे। मतलब नरम लोहा जल्दी चुंबकित हो जाता है और जल्दी विचुंबकित हो जाता है, जबकि इस्पात देर से चुंबकित होता है, देर से
विचुंबकित होता है। इसी गुण के कारण नरम लोहा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं, जबकि इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखें। गाउस का नियम हमने विद्युत में ही पढ़ा था और यहाँ पर भी गाउस का नियम है। तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, मतलब समाकलन B.ds बराबर 0। और यदि इसे इस प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होगा, मतलब समाकलन B.ds बराबर 0 होगा। एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है। अब बंद वक्र बनाने के कारण से ही कुल फ्लक्स जो है वह शून्य रहता है, क्योंकि जितना फ्लक्स बाहर निकलता है उतना ही फ्लक्स वापस भी आ जाता है। इसलिए जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव और कुल फ्लक्स का मान 0 होगा। अगला है चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो जिस प्रकार से विद्युत फ्लक्स था उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स है। किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित करते हैं और फाई बराबर B.A या BA cos थीटा, जहाँ B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A सतह का क्षेत्रफल और थीटा चुंबकीय क्षेत्र और सतह के अभिलंब के बीच बना कोण होता है। इसका SI मात्रक वेबर है। तो चुंबकीय फ्लक्स है क्या? तो किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है क्योंकि हमें यह B और A के डॉट गुणन से प्राप्त होता है। B.A बराबर BA cos थीटा, और वही आपका चुंबकीय फ्लक्स का मान बताता है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज फैराडे ने किया था। यह वह घटना है जिसमें किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली या चालक बंद परिपथ हो तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद परिपथ हो तो उस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण को लाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। किसी चुंबक को कुंडली के पास लाएंगे या कुंडली से दूर ले जा सकते हैं। कुंडली के अंदर चुंबक को घुमा सकते हैं। कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमा सकते हैं। किसी कुंडली से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र के मान को बदल सकते हैं। अर्थात किसी कुंडली और चुंबक के बीच किसी प्रकार की आपेक्षिक गति यदि होगी, चाहे तो चुंबक को घुमाया जाए, चाहे तो कुंडली के पास लाया जाए या दूर ले जाया जाए, तो इस स्थिति में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो यदि कुंडली बंद परिपथ है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और यह नियम जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। कुंडली को चुंबक के पास या दूर ले जाने पर गैल्वेनोमीटर की सुई में विचलन दिखाई देती है। अर्थात जब धारा प्रवाहित होती है या वोल्टेज उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है। अगला लेंज का नियम लिखें। तो लेंज का नियम इस बात पर जोर देता है
कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की स्थिति में जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। जिसके कारण उत्पन्न होगा उसी का विरोध करेगा, यह लेंज के नियम बताता है। इसके अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव उसे उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है। अर्थात जिस कारण से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, वह प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है। अर्थात प्रेरित धारा हमेशा कारण का विरोध करती है। यह लेंज का नियम कहलाता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे हुए हैं कि लेंज का नियम किस संरक्षण की बात करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आपका अगला सवाल है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, कैसे? तो चूंकि लेंज का नियम में हमने पढ़ा कि उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उत्पन्न करने वाले कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। दिशा ऐसी होती है कि वह उत्पन्न करने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है। यदि प्रेरित धारा के कारण प्रेरित धारा कारण का विरोध ना करे तो बिना किसी बाह्य कार्य के ही यदि प्रेरित धारा कारण का विरोध न करे तो बिना किसी बाह्य कार्य के ही धारा उत्पन्न होती रहेगी और ऊर्जा स्वतः उत्पन्न हो जाएगी, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। अर्थात बिना कोई कार्य हुए, बिना किसी ऊर्जा के लगे दूसरी ऊर्जा का प्राप्त होना, वह नियम के विरुद्ध है। इसीलिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि हमें विरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। किसी चुंबक या कुंडली को चलाने के लिए बाह्य कार्य करना पड़ता है और यही किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इस प्रकार लेंज का नियम यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। क्योंकि हमें बाहर से कार्य करना पड़ा, वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट हुआ, तो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित हुई, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हुई। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आपका अगला सवाल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? तो अभी हमने देखा था कि जब किसी परिपथ या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और फैराडे के नियम के अनुसार E बराबर d∅dt, जहाँ E विद्युत वाहक बल है, तो E बराबर d∅dt। अब विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। अगला सवाल है, स्वप्रेरण से क्या समझते हैं? तो स्वप्रेरण नाम से यह स्पष्ट है, स्व खुद में प्रेरण। तो जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन होने पर इसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चाहे धारा का मान बढ़ रही हो चाहे धारा का मान घट रही हो। तो जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन के कारण इसी कुंडली में एक विपरीत दिशा में धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो जब किसी परिपथ में धारा के परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और जिसके फलस्वरूप उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। आपका अगला सवाल है, अन्योन्य प्रेरण से क्या समझते हैं?
तो अन्योन्य प्रेरण जब एक कुंडली में धारा परिवर्तित होती है और इस कुंडली से बनने वाला फ्लक्स दूसरी कुंडली से पार करता है, गुजरता है, और दूसरी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण दूसरी कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है उस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अर्थात जब एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उसके पास रखी दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हम लोग कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित होता है। आपका अगला सवाल है, तप्त तार आमीटर का उपयोग प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट दोनों प्रकार की धारा मापने में क्यों किया जाता है? क्योंकि तप्त तार आमीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जिसके अनुसार जब धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित होने के कारण चालक तार गर्म हो जाता है। गर्म होने पर उसी ऊष्मा के मान के अनुसार विक्षेप का मान ज्ञात करते हुए हम धारा या विभवांतर का माप ज्ञात करते हैं। चूँकि यह ऊष्मा पर आधारित है इसलिए नाम इसका है तप्त तार एमीटर। तप्त तार एमीटर ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, चाहे धारा प्रत्यावर्ती हो या दिष्ट। चूँकि यह सूत्र H बराबर I स्क्वायर RT पर कार्य करता है। अगर आपका I चाहे पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, अगर यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो उसका मान हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। जब धारा AC हो चाहे DC हो, तार से होकर गुजरती है तो तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे वह फैलता है। यह फैलाव धारा के वर्ग पर निर्भर करता है, न कि धारा के दिशा पर। क्योंकि धारा का वर्ग हमेशा ही हमें पॉजिटिव मिलेगा, चाहे धारा की दिशा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव धारा ही प्राप्त होगी। यह जो ऊष्मीय प्रभाव है वह धारा की दिशा से स्वतंत्र होता है, इसीलिए तप्त तार एमीटर AC एवं DC दोनों प्रकार के धारा की माप करता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई बन सकते हैं। जैसे पहले आपका है कि यह ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, यह AC एवं DC दोनों प्रकार की धारा को मापता है, यह I स्क्वायर पर निर्भर करता है, धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। साथ ही साथ यह तप्त तार एमीटर हॉट वायर एमीटर जो है वह आपके वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को बताता है। आपका अगला सवाल है, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? तो दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, मतलब DC और AC में क्या अंतर है? तो मुख्य अंतर निम्न प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। यदि धारा की दिशा की बात की जाए तो दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा दिशा को बदलती रहती है। दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा को बदलती रहती है। मान दिष्ट धारा का मान लगभग स्थिर रहता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का मान एवं दिशा लगातार बदलता रहता है। आवृत्ति, चूँकि इसका दिशा नहीं बदल रहा है, इस कारण से इसकी आवृत्ति शून्य होगी और ये उपयोग के अनुसार अलग अलग जगहों पर या अलग अलग यंत्रों के लिए इसका मान चेंज हो सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का हम लोग भारत में मान जो घरेलू सप्लाई का है वो 50 हर्ट्ज लेते हैं। दिष्ट धारा का स्रोत सेल हो सकता है, बैटरी या DC जनरेटर, DC डायनेमो, जबकि AC जनरेटर या पावर स्टेशन जो हैं वो प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत हैं। संचरण मतलब दूर तक पहुंचाना,
तो डीसी करंट को, डिश धारा को हम दूर तक नहीं पहुंचा सकते हैं, उपयुक्त नहीं है, काफ़ी ऊर्जा खपत होती है। जबकि एसी करंट को हम दूर तक पहुंचा सकते हैं। आपने देखा है कि पावर स्टेशन से आपके घर तक विद्युत पहुंचती है, वह विद्युत आपकी प्रत्यावर्ती धारा ही है। उपयोग में तो डीसी का उपयोग कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इनमें करते हैं। जबकि घरों में जो आपके पंखे हैं, एसी हैं या अन्य विद्युत इस्त्री हैं, उन सभी में एसी करंट का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए आपका इतना सवाल ही। हम लोग 80 सवाल तक पहुंच चुके हैं। आप कृपया इसे ध्यान से सुने, ज़रूरत हो तो स्पीड बढ़ाकर सुने, और इसे 2-3 बार सुनने के बाद आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने के बाद आप एग्ज़ाम में इसी प्रकार से आंसर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आगे बढ़ें। और अगले वीडियो में हम लोग 80 के बाद के सवाल को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।